पढ़ाई लिखाई उस देश में हो नहीं रही है, केवल मदरसे की शिक्षा ले रहे हैं जिसमें साइंटिफिक एजुकेशन है नहीं, रोजगार है नहीं, आटा खरीदने में जंग हो रही है देश के अंदर, बेरोजगार और अनपढ़ लोगों की फौज जहां भी इकट्ठी होगी वहां बहुत सारे लोग लड़ाकू बनेंगे। नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी का स्वभाव एक जैसा है। देखिए, समझदार आदमी की पहचान क्या है? वो युद्ध खुद चुनता है। कोई आपको उकसाए कि युद्ध लड़ लो, मुझसे युद्ध लड़ लो, नहीं लड़ना है, क्योंकि आप फ्री नहीं है, आपके पास काम है। आपको अपना रॉकेट भेजना है चंद्रमा पे, मंगल पे भेजना है, उनके झंडे पे चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा पे झंडा है। तो ये अंतर ध्यान रखना ना। मैं समझदार आदमी झगड़ा तभी करता है जब उसको पता है कि इससे सिवाय कोई चारा नहीं है। लोग भी इतने प्यारे हैं, पहले बोल रहे थे कब करोगे कब करोगे कब करोगे कब करोगे, 10 दिन हो गए, कब करोगे। जैसे ही हमला किया तो उसके बाद क्या है, डीएस्केलेट डीएस्केलेट डीएस्केलेट, थोड़ा और बड़ा, से नो टू वॉर, से नो टू वॉर। एक ही इंसान तीनों टैग चला रहा था सोशल मीडिया पे। गिरगिट भी शर्मा जाएगी जब आप इस तरह से रंग बदलेंगे अपना। अरे भाई, स्टैंड पे कायम रहो। और यदि आप सोचते हैं कि पाकिस्तान छोटा सा देश है, हम मार देंगे, खाली कर देंगे, बर्बाद करके आ जाएंगे, दरअसल आप ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी और जरूरत पड़ी अमेरिका को मार देंगे। अब जमाना है प्रॉक्सी वॉर का, कि युद्ध ना करेंगे ना अनाउंस करेंगे, ऐसे काम करके आ जाएंगे। और पाकिस्तान इसमें एक्सपर्ट हो चुका ठीक ठाक। कहने वाले कहते हैं कि हम भी एक्सपर्ट हो चुके हैं, बलूचिस्तान में चीजें ऐसी नहीं हो जाती हैं, हमें नहीं पता, हम तो मानते हैं ऐसी हो जाती हैं क्योंकि वहां के लोग चाह रहे हैं आजाद होना। पर हमें पाकिस्तान के बारे में ठीक से पता है। 2008 में उन्होंने मुंबई में काम किया, 16 में उड़ी में किया और 2019 में पुलवामा में किया। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आपको तुलना करनी हो, युद्ध की तुलना युद्ध से कीजिए, ऑपरेशन की तुलना ऑपरेशन से कीजिए। और ऑपरेशन को आप युद्ध में कन्वर्ट कर देंगे कि पीओ के लेके आ जाओ। लोग भी तो ऐसी ऐसी डिमांड करते हैं ना कि पीओ के लेके आ जाओ। 2008 में मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पीएम कौन था उस समय, सरकार किसकी थी, ये केवल एक फैक्ट है, उससे ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं। 2008 में एक बड़ा हमला हुआ, लगभग 175 सिविलियंस की मौत हुई मुंबई के हमलों में। 167 के आसपास भारत के थे, बाकी 8 उनके लोग थे जो आए थे मारने के लिए। एक बच्चा था जिसको हमने अरेस्ट कर लिया था, क्या नाम था उसका? हाँ, अजमल का साहब। बाकी सब मरे थे। तो उनको हटा के 166 के आसपास भारत के लोग थे। बहुत बड़ी बात थी। कुछ अमेरिकी लोग भी थे, इजराइल के यहूदी लोग भी उसमें आते थे, दुनिया भर में न्यूज बनी। अब भारत एक जिम्मेदार देश के रूप में बहुत प्रसिद्ध रहा है। भारत की सरकार ने जिम्मेदारी से काम लिया, प्रमाण इकट्ठे किए, डोजियर बनाया और वो डोजियर लेके दुनिया भर को दिखाया और इसको बोलते हैं कि मैं डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया। मनमोहन सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, यूपी की सरकार थी, डिप्लोमेटिक तरीके से हमने जवाब दिया। अब दिक्कत यह है कि कोई मधुमक्खी है, वो काटना चाह रही है और आप उसको ज्ञान दे रहे खड़े होकर कि देखो काटना अच्छी बात नहीं है, नहीं अच्छा नहीं है ना, नो बैड हैबिट्स, बैड गर्ल नो। अब मधुमक्खी है ना, मक्खा होता तो बैड बॉय बोल देते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो इससे तो बात नहीं बनती है। इस सामने वाला अगर समझने को तैयार ना हो तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। जो हमारी सरकार ने इस बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शांति नहीं अब रण होगा, तो याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो जब आपको एक बार समझ में आ गया कि भैया काम नहीं बनता, इनको समझाने से बात नहीं बनती है, दुष्ट लोग हैं, बहुत सारे इनके गुट हैं, कोई जैशे मोहम्मद है, कोई लश्कर तैयबा है, इस बार पता लगा कि नया आ गया, टीआरएफ आ गया है, द रेजिस्टेंस फ्रंट आ गया। बेरोजगार लोग हैं, पढ़ाई लिखाई उस देश में हो नहीं रही है, पढ़ाई लिखाई के नाम पे ज्यादा लोग केवल मदरसे की शिक्षा ले रहे हैं जिसमें साइंटिफिक एजुकेशन है नहीं, रोजगार है नहीं, आटा खरीदने में जंग हो रही है देश के अंदर, बेरोजगार और अनपढ़ लोगों की फौज जहां भी इकट्ठी होगी वहां बहुत सारे लोग लड़ाकू बनेंगे। सीधी सी बात है। ये बात वहां के साथ, अफगानिस्तान के साथ भी ये हुआ, कई देशों में ऐसा हुआ है। जहां जहां बहुत बड़ी लोगों की संख्या है, अनपढ़ लोग हैं, या शिक्षा मिली है तो धार्मिक शिक्षा है, वैज्ञानिक शिक्षा नहीं है, साइंटिफिक एजुकेशन नहीं है, रोजगार है नहीं, तो अंत में क्या होगा? यही सब होगा। फिर अफीम की खेती होगी, आतंकवाद होगा, वो भी एक तो बिजनेस ही तो है। जितना रिस्क उतना बेनिफिट। आतंकवाद बिजनेस में रिस्क सबसे ज्यादा है तो बेनिफिट भी सबसे ज्यादा होता है, तो कई लोग इसमें उतर जाते हैं। तो उन्होंने फिर अपना काम शुरू कर दिया। 2016 में उड़ी पे हमला किया, ये सैनिकों पे हमला किया। 8 में सिविलियंस का हमला सबसे बुरा माना जाता है। उड़ी में 19 सैनिक हमारे मारे गए। और इस समय तक 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ चुकी थी। नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी का स्वभाव एक जैसा है। अगर इनमें से कोई पीएम है और पूरी सपोर्ट के साथ है, मतलब पूरे बहुमत के साथ है, तो आप ये तो मान के चलिए खाली बातचीत तो नहीं होगी, कुछ तो होगा, ये तो आप मान ही सकते हैं। तो इनको लगा आज तक हमारा रिकॉर्ड है डिप्लोमेटिक बातचीत करने का, अब क्या करें।
अच्छा, किसी दूसरे देश की सीमा में घुसना मजाक तो है नहीं। आप घुसे और वो कहते कि युद्ध शुरू हो गया, युद्ध शुरू कर दे। और युद्ध में दिक्कत नहीं है। देखिए, समझदार आदमी की पहचान क्या है, वो युद्ध खुद चुनता है। कोई आपको उकसाए कि युद्ध लड़ लो मुझसे, युद्ध लड़ लो, नहीं लड़ना है, क्योंकि आप फ्री नहीं है, आपके पास काम है। आपको अपना रॉकेट भेजना है चंद्रमा पे, मंगल पे भेजना है। वो जो एक स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध है, उनके झंडे पे चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा पे झंडा है। तो ये अंतर ध्यान रखना ना। हमें, हम उनके लेवल पे जाके झगड़ा करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे भाई? हमें नहीं झगड़ा करना, वो तो झगड़ा करने को तरस रहे हैं। समझदार आदमी झगड़ा तभी करता है जब उसको पता है कि इससे सिवाय कोई चारा नहीं है। चारा नहीं है तो झगड़ा करेंगे, चारा है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम मजाक बना लो, हमारा बना लो, हाँ अरे डर गए डर गए, हाँ डर गए, हम डर गए, हम बहुत डरपोक है, थैंक यू। आप ऐसा करो, उस तरफ चले जाओ, बलूचिस्तान की तरफ चले जाओ, वहां झगड़ा कर लो, हमसे मत करो। तो झगड़ा कोई उकसाए और आप झगड़ा करने लग जाए, आपसे बड़ा मूर्ख कौन है उसके बाद? तो ये भी चिंता है कहीं युद्ध हो जाए शुरू, और युद्ध में इतने रिसोर्सेज खर्च होंगे, इतने लोग मरेंगे। एक ठीक ठाक सा युद्ध जो 3-4 साल चलता है, मोटा मोटा अनुमान अगर मैं आपको बताऊं तो रूस यूक्रेन के युद्ध में कम से कम 1 से 2 लाख लोग यूक्रेन के और 4 से 8 लाख लोग रशिया के मर चुके हैं अब तक। ये मोटा मोटा अनुमान है, सच तो नहीं पता लगता इस मामले में। और भारत पाकिस्तान की आबादी उनसे बहुत ज्यादा है। तो अगर 3 से 4 साल युद्ध चल गया तो मोटा मोटा मान के चलिए 5 लाख तो सो रहेगा। और इस 10 लाख में कुछ हमारे घर के भी लोग होंगे ही। तो युद्ध केवल पबजी वाले मूड से करना है या बहुत सीरियस बात होगी तो ही करना है? एकदम सूत्र साहिब लुधियाना बता गए हैं, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जंग केवल तब करनी है जब कोई चारा ना बचे, वरना युद्ध में आमतौर पे दोनों पक्ष हारते हैं, कोई नहीं जीतता है। युद्ध कौन जीता? कोई नहीं जीता, ये भी हारे वो भी हारे, ये 5 लाख लोग हारे, ये 4 लाख लोग हारे, और कह रहे कि जीत गए। हमारा कम नुकसान हुआ, तुम जीत गए। अरे इसे युद्ध केवल तब करना है जब कोई चारा ना बचे, और करना है तो फिर टूट के करना है। फिर ये नहीं कि फुलझड़ी चढ़ा के आ गए, फिर निपटा के आना है। और जब तक निपटाने का मूड ना बने, युद्ध नहीं करना है। अब सरकार ने क्या तय किया, अभी कुछ तो करना होगा ताकि मैसेज दें। तो इससे करीब 10 दिन के बाद हमारी सरकार ने क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक का मोटा मोटा मतलब हमारे कुछ सैनिक कमांडोज गए, उनका एलओसी के थोड़ा अंदर एक ठिकाना था, पूरा हमने उसका जो नेविगेशन से चेक किया, वहां जाके उनको मार के वापस आ गए। कितने लोग मरे पता नहीं, लेकिन मान लीजिए कि 20 से 50 आतंकवादी मरे होंगे। और देश को एक तसल्ली मिलेगी कि सरकार देश की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। अच्छा, कोई सरकार कितनी भी तेज हो, आप इस छुपन छुपाई को रोक तो सकते नहीं। किसी देश के आतंकवादी संगठन रात दिन रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और छुपके के दुश्मनों को मार के आ रहे। आप ये जीरो तो कभी नहीं कर पाएंगे। आप ये कर सकते हैं कि ये करने की कीमत इतनी हो जाए कि लोग 10 बार सोचे करने से पहले। अब 2019 में फिर से कर बैठे। उनकी बहुत बड़ी गलती थी, 19 के इलेक्शन से 2 महीने पहले कर दिया। अगर वो मोदी जी को नहीं चाहते थे, इलेक्शन के बाद करते। पहले करोगे, वो एक्शन लेंगे तो जनता और समर्थन में आ जाएगी। तो पुलवामा में उन्होंने क्या किया, एक बस जो कि सीआरपीएफ की थी, 40 लोग हमारे अर्धसैनिक बलों के पैरामिलिट्री फोर्स के मरे। उस बहुत बड़ा हादसा था। एक ही आदमी ने किया, अपनी कार में बहुत सारा क्या बोलेंगे एम्यूनेशन भरा और जाके टक्कर मार दी। अब ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है। अब सरकार को क्लियर था कि जो पिछली बार किया उससे कुछ बड़ा करना होगा। पिछली बार हम केवल एलओसी के थोड़ा सा अंदर घुसे थे, पीओके के अंदर थे। आप समझते हैं ना एलओसी क्या है, पीओके उसके बाद मेन पाकिस्तान आता है। इस बार क्या किया, उनका एक प्रांत है खैबर पख्तूनवा। पाकिस्तान के 4 स्टेट्स हैं, खैबर पख्तूनवा हो गया, इधर पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध। तो खैबर पख्तूनवा सबसे ऊपर जो नॉर्थ के साइड में है वो, उसके अंदर एक जगह थी बालाकोट, जहां एक टेररिस्ट कैंप था। आप कह सकते हैं कि हमारे बॉर्डर से लगभग 50 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पे था। और अब भारत ने क्या किया, अपने हवाई जहाज भेजे, शब 12 हवाई जहाज भेजे, और बालाकोट के टेररिस्ट कैंप पे बमबारी की। और भारत का मानना है कि वहां करीब 400 टेररिस्ट मरे थे। इनका तो तथ्य कभी सामने आता ही नहीं, एग्जैक्ट डिटेल्स आते नहीं है। भारत का मानना ये था। इस बार वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना भूल गए थे, तो लोगों ने कहा प्रमाण दो प्रमाण दो। इस बार सरकार ने वीडियो कैमरा साथ भेज दिया था कि भैया ठीक से पूरा विजुअल्स लेके आना, कलर्स भी लेके आना, ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं, कलर से साथ। अब ये कितना बड़ा स्टेप है। आप किसी देश के 50 किलोमीटर के अंदर, और ये पीओके नहीं है, ये असली पाकिस्तान है, किसी देश की सीमा के अंदर एक टेररिस्ट कैंप पर हमला कर रहे हैं 12 विमानों के साथ, और 400 वहां के लोगों को मार दिया है।
दम तो चाहिए इसके लिए, मजाक तो नहीं है। तो हमें ये लगा कि इसके बाद चीजें ठीक हो जानी चाहिए। हालांकि ये लगना मुफ्त है, जब भी आपको लगे, अगर अभी भी लग रहा है कि कुछ नहीं होगा तो भी ये भोलापन है। अब 2025 में जो घटना घटी है पहलगाम में, उसमें इन्होंने 26 सिविलियंस को मारा है। तो मैंने पहले कहा सिविलियंस को मारना ज्यादा सीरियस बात है। सेना पैरामिलिट्री के बीच में झड़प होती है, वो बुरी बात है, लेकिन वो होता है देशों के बीच में, कभी कभी होता है। सिविलियंस को मारना ये बदतमीजी है। तो सीधी सी बात है कि इस पर एक्शन तो होना ही चाहिए था, और ये एक्सपेक्टेड था कि एक्शन थोड़ा ज्यादा बड़ा होना चाहिए। सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि हम युद्ध करने वाले हैं। वो तो लोग पबजी खेल रहे थे, उनको लगा कि हो ही जाए, मजा आ रहा है, थोड़ा और बढ़ाओ ना, ठीक माहौल बन रहा है अभी। इस बार 14 दिन लिए, फिर सरकार ने कहा कि अब हम सायरन खेलेंगे 2 दिन तक, सिविल डिफेंस। पाकिस्तान ने सोचा अच्छा सिविल डिफेंस अभी छुट्टी है हमारी, और उसी रात को अचानक कांड कर दिया। 7 मई की सुबह, यानी कि 6 मई की रात को पहली बार एलओसी के नजदीक एक कैंप, दूसरी बार पाकिस्तान के अंदर 50 किलोमीटर दूर एक कैंप, इस बार 9 कैंप, जिनमें से कुछ पीओके में, कुछ पाकिस्तान के पंजाब में। और पंजाब में भी एक जगह नहीं, बहावलपुर में भी, मुरीदके में भी, और पीओके में भी एक जगह नहीं, मुजफ्फराबाद में भी, सियालकोट में भी। 9 जगहों पर एक साथ। और रोचक बात क्या है, इस बार विमान पाकिस्तान के अंदर नहीं गए, भारत की सीमा में रह के मारा है। आप मिलिट्री एडवांसमेंट समझ पा रहे हैं इसके पीछे, जिसको आजकल हम बोलते हैं एआई ड्रिवन जो वॉरफेयर है। मिसाइल्स हम छोड़ रहे हैं यहां से, जो 50, 80, 100 किलोमीटर दूर जाके मार रही हैं, एक बड़े इलाके के बीच में ठीक उसी घर पे मार रही हैं जहां हमें मारना है। और इसके लिए हमें भारत की सीमा से बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। इसको कहते हैं अपनी मिलिट्री की डिफेंस टेक को प्रदर्शित करना, कि हम कितने प्रिसाइज अटैक कर सकते हैं। आपको मारने के लिए हमें अपनी सीमा से बाहर नहीं निकलना है। अब वो 2019 की बात थी, अब 25 चल रहा है। 25 में आपको मारने के लिए अपने घर के अंदर से मार देंगे हम आपको, बहुत दूर नहीं जाना है। और एकदम एग्जैक्ट उस लोकेशन पे अटैक। सरकार का कहना है कि 100 से ऊपर आतंकवादी मरे हैं। मैं तो चाहता हूं कि आतंकवादी कोई भी ना बचे, जितने भी मरे। और उसके तुरंत बाद हमारी स्टेटमेंट क्या आई, जो लोग कह रहे हैं, लोग भी इतने प्यारे हैं, पहले बोल रहे थे कि कब करोगे कब करोगे कब करोगे कब करोगे, 10 दिन हो गए, कब करोगे। जैसे ही हमला किया तो उसके बाद क्या है, डी एस्केलेट डी एस्केलेट डी एस्केलेट, थोड़ा और बड़ा, से नो टू वॉर से नो टू वॉर। एक ही इंसान तीनों टैग चला रहा था सोशल मीडिया पे। गिरगिट भी शर्मा जाएगी जब आप इस तरह से रंग बदलेंगे अपना। अरे भाई एक स्टैंड पे कायम रहो। सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर था डे 1 पे, 3 शब्दों का इस्तेमाल किया कि जो हमने अटैक्स किए हैं, नंबर 1 फोकस्ड हैं, मेजर्ड हैं। यानी एक तो हमने फोकस किया एग्जैक्टली कहां मारना है, कितना मारना है, उतना ही भेजा है बम। अगर 1.5 किलो बम चाहिए 1.5 किलो ही भेजा है, एक्स्ट्रा नहीं भेजा है, मेजर करके भेजा है। और तीसरा शब्द क्या बोला, नॉन एस्केलेटरी। हमला करने के 10 मिनट के बाद ये स्टेटमेंट आ गई कि हमने फोकस्ड, मेजर्ड, नॉन एस्केलेटरी अटैक किया है। नॉन एस्केलेटरी का मतलब क्या होता है, बढ़ाना नहीं है। हमारा काम हो गया, आपने हमारे कुछ लोगों को मारा और हमने उन सारे आतंकवादी कैंपों पे हमला कर दिया, जो 100-150 लोग मरे होंगे, हमारा हिसाब बराबर हो गया फिलहाल। और हमने साथ में ये दिखा दिया कि हम आपके घर के अंदर एग्जैक्ट वहां हमला कर सकते हैं बिना अपना देश छोड़े। पिछली बार हमारा एक पायलट वहां गिर गया था, फिर उसको कूटनीति से, डिप्लोमेसी से हम लेके आ गए थे। इस बार तो वो नौबत ही नहीं है, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं, उसकी जरूरत है क्या उस चीज की। अब ड्रोन्स के हमले उनके भी हो रहे हैं, हमारे भी हो रहे हैं। युद्ध का तरीका ही बदल गया है पूरी तरह से। और हमने शुरू में कह दिया कि नॉन एस्केलेटरी फ्रॉम आवर साइड, हम नहीं बढ़ाएंगे, और तुम बढ़ाओगे तो जवाब देंगे, जितना बढ़ाओगे उतना जवाब देंगे। और इन बातों से फिर सरकार ने माहौल बनाने के लिए क्या कहा, सिविल डिफेंस, सायरन बजाएंगे, सब तैयारी कर लो। सबको लगा अच्छा कुछ होने वाला है इस बार, तो उम्मीदें बढ़ गई। पीओ क्या है लगता है, सरकार नहीं कह रही है, सरकार केवल कह रही है कि उस मूर्ख का भरोसा नहीं है, हमने तो केवल इतना किया, क्या पता क्या फेंक दे, किसको लग जाए, तैयार रहो सब लोग। मीडिया की बातें सुन के लोगों ने एज्यूम कर लिया कि इस बार तो पीओ के आके रहेगा, और सब इस मूड में है कि बस मोदी जी इस बार रुकना नहीं है। पर मोदी जी मन में सोच रहे हैं, भाई तुम 1971 से तुलना कर रहे हो, जब 7 से 8 महीने की तैयारी थी, और हमें कह रहे हो कि 14 दिनों में काम निपटा दें। वाह,
युद्ध ऐसे होते हैं। 14 डेज के टाइम में युद्ध शुरू हो गया। और ये अमेरिका वियतनाम का मामला भी नहीं है कि आप समझे सामने वाला कमजोर है। आपके सामने जो देश है उसके पक्ष में चीन भी खड़ा हुआ है, उसके पक्ष में अमेरिका भी अक्सर रहता है। यूएसएसआर अभी आपके पक्ष में उस तरह से नहीं है। 25 साल की संधि खत्म हो चुकी है। 1969 में यूएसएसआर चीन पे न्यूक्लियर अटैक करने वाला था। 69 में इतनी नाराजगी थी दोनों देशों में, इसलिए 71 में उसको भी दिक्कत नहीं थी कि चीन बीच में आएगा। चीन से उसकी दुश्मनी थी उस समय। और 2014 से यूएसएसआर और रशिया और चाइना, इनके बीच में स्ट्रेटेजिक टॉक्स और फ्रेंडशिप हो चुकी है। आज की दुनिया में दो ताकत नहीं है, बाइपोलर नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। चीन अलग ताकत है, रशिया अलग ताकत है, अमेरिका अलग ताकत है, यूरोप में है, इजराइल एक ताकत है, भारत एक ताकत है। सबके सबके साथ संबंध अलग अलग है। पाकिस्तान के पास एक इक्का क्या है उसका, मैं मुस्लिम देश हूं, सारे मुस्लिम देश मेरे साथ होने चाहिए। बेशक ना हो, कम से कम एक बात कहने को तो है ही उसके पास। अमेरिका उसका साथ आमतौर पर देता है, इस बार भी हमने देखा दिया ही है। चाइना एकदम साथ में खड़ा हुआ है। यूएसएसआर हमारे साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि यूएसएसआर और यूक्रेन, इसमें सॉरी रशिया को मैं बार बार बोल रहा हूँ, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में हमने रशिया का खुल के सपोर्ट नहीं किया, हमने बैलेंस बनाया। तो इस बार उसने बैलेंस बना लिया। अच्छी अच्छी बातें हमने की, दूसरे भी कर दी कि हाँ हाँ ध्यान से, है ना, ज्यादा नहीं, साथ नहीं दिया। इजराइल ठीक ठाक साथ दे रहा है, पर उसकी उतनी जरूरत नहीं है, कितना वहां से क्या होगा। और यदि आप सोचते हैं कि पाकिस्तान छोटा सा देश है, हम मार देंगे, खाली कर देंगे, बर्बाद करके आ जाएंगे, दरअसल आप ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी और जरूरत पड़ी अमेरिका को भी मार देंगे। इससे दुनिया में किसको क्या होगा पता नहीं, और सबसे भारी नुकसान हमारा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें वो पैसा खर्च करना था तकनीक में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर तरह के डेवलपमेंट में। और यदि वो सारा पैसा और बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज युद्ध में ही खत्म हो गए, तो ये समझदारी वाली बात थोड़ा है। और युद्ध जब भी होता है एक लंबी तैयारी के बाद होता है। 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने की प्लानिंग होती है। इसलिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर आपके मन में भी ऐसा भाव है कि पता नहीं क्या हुआ, तो सीधी सी बात समझ लीजिए कि हमने इस ऑपरेशन में जो पर्पस रखा था, हमने उसको हासिल कर लिया। हमारा क्या पर्पस था कि जहां से इनकी ट्रेनिंग हुई थी उस पर हमला करने, हमने कर दिया हमला। उसके अंदर जाके हमला किया, 9 स्थानों पर हमला किया, बहुत प्रिसाइज किया। हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर, सब कुछ दिख गया।